ये मैं हूँ, ये हमारे बच्चे हैं और ये हमारी क्या हो रही है? पावरी हो रही है, पावरी। और हमारे यहाँ राशियाँ कितनी होती हैं? 12 राशियाँ होती हैं। 12 राशियाँ मेष से स्टार्ट होकर के मीन तक रहती हैं हमारी राशियाँ, है ना। तो साल को हमारे यहाँ 2 पार्ट्स में बांटा गया, 2 पार्ट्स में बांटा गया। हर चीज को हम बांटते जा रहे हैं, बांटते जाने से क्या आसानी होती है चीजों समझने में। साल को हमारे यहाँ 2 पार्ट्स में बांटा गया। एक को हम बोलते हैं उत्तरायण और एक को हम बोलते हैं दक्षिणायन। यहाँ पे हम लोग बात करके सीखते हैं ना कुछ। यस। तो जो उत्तरायण होता है, उत्तरायण मतलब सूर्य भगवान कहाँ पे है? उत्तर दिशा में है। और दक्षिणायन मतलब जब सूर्य भगवान दक्षिण दिशा में है। और इस उत्तर और दक्षिण का मतलब क्या है? इस उत्तर और दक्षिण का मतलब ये है कि जो मैंने आपको बताया था कि राशि चक्र बनता है 12 राशियों का, है ना। शुरू में मेष राशि ली थी हमने, मेष से लेकर के मीन राशि ली थी। तो उत्तर की जब हम बात करेंगे, उत्तरायण की बात करेंगे, तो मकर 10वीं राशि थी, है ना। पहली शुरू हुई, पहली के बाद चौथी, 8 नहीं, पहली 4 12 है ना। तो पहली, तीसरी, छठी, 9वीं, 12वीं। तो 9वीं राशि से ये पकड़ लो करीब करीब, मकर राशि से मकर, कुंभ, मीन, है ना। ये 3 राशि जो है वहां से स्टार्ट होगा, ऐसे है। तो ऊपर का जो हिस्सा है राशियों का, ये हो गया उत्तरायण। जब सूर्य इन राशियों में रहता है तो ये क्या होता है? उत्तरायण। और जब इनके नीचे रहेगा, तुला राशि में रहेगा, सिंह राशि में रहेगा, है ना, कर्क राशि में रहेगा, तो वो क्या हो गया? दक्षिणायन। ये वाला हिस्सा दक्षिणायन, है ना। तो 12 राशियां हैं, 12 राशियों में ऊपर के हाफ में उत्तरायण और नीचे के हाफ में दक्षिणायन। जब महाभारत हुई थी, महाभारत में भीष्म पितामह को क्या था? इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो जब उनके तीर लग गए थे तो वो तुरंत नहीं मरे थे। उन्होंने कहा था जब भगवान सूर्य उत्तरायण में जाएंगे तब मैं मृत्यु। तो उत्तरायण में कब से जाएंगे? उत्तरायण में जाएंगे मकर राशि से। ओके, मकर राशि से मिथुन राशि से। तो ये उत्तरायण, उत्तरायण हमारे यहाँ अच्छा माना गया है, दक्षिणायन से उत्तरायण हमारे यहाँ अच्छा माना गया है। तो ये 6 राशियों का उत्तरायण, 6 राशियों का दक्षिणायन। और ये किससे रेफरेंस है? सूर्य से, सूर्य भगवान की गति के हिसाब से। क्लियर है? अच्छा, अब हम कहते हैं कि 6 महीने का उत्तरायण हो गया, 6 महीने का दक्षिणायन, 6 राशियों का उत्तरायण हो गया, 6 राशियों का। तो पहली राशि मेष राशि कब से स्टार्ट होती है? अगर हम जनवरी, फरवरी, मार्च की बात करें तो कौन से महीने में मेष राशि स्टार्ट होती है? यानी गैस बताता हूँ, मार्च में। करेक्ट, मार्च और अप्रैल में होती है ना। तो जो उत्तरायण है, उत्तरायण शुरू होता है 23 दिसंबर के बाद से। 23 दिसंबर से लेकर के करीब करीब 20 जून तक उत्तरायण होता है। और फिर 21 जून से लेकर के 22 दिसंबर तक ये दक्षिणायन होता है। ओके, ये दक्षिणायन होता है। तो 6 महीने ऊपर के हो गए, 6 महीने नीचे के, 6 राशियां ऊपर की हो गई, 6 राशियां नीचे की। ओके, तो ऐसे 6 महीने में हमने डिवाइड कर दिया। क्लियर है? अच्छा, अब जो हम कहते हैं कि धरती सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगा रही है, बोल, तो क्या धरती सूर्य के चारों तरफ गोले में चक्कर लगा रही है, एक वृत्त में चक्कर लगा रही है, सर्कल में चक्कर लगा रही है, किस में चक्कर लगा रही है? सूरज सर्कल में चक्कर नहीं लगा रही है। ओके, सूरज में धरती कभी भी सूरज का चक्कर सर्कल में नहीं लगाती है। ओके, धरती सूरज का चक्कर कैसे लगाती है मैं बताता हूँ। सूरज एक नीचे होता है, फिर ऐसे हाँ, तो वो सर्कल नहीं होता है, वो सर्कल, वो होता है पैराबोला। पैराबोला, इसको बोलते हैं पैराबोला। ये दिख रहा है? ये सन है, ये अर्थ है, ये अर्थ है। पैराबोला। और अर्थ, 4 अर्थ मतलब अलग अलग लोकेशन पे जब घूम रही है जहाँ तरफ। ओके है बेटा, ये सन बीच में है, लेकिन ये बीचों बीच नहीं होता, ये थोड़ा कॉर्नर पे होता है। ओके, तो अच्छा, अर्थ हमारी कितने अंश पे झुकी हुई है? अरे सुना तो, हाँ पढ़ा तो था साइंस में, 8वीं क्लास में। क्या कर रहे हो तुम लोग? हैं? तो ये तो पढ़ा होगा, कितने डिग्री पे झुकी हुई है अर्थ हमारी? टेढ़ी है ना अर्थ, कितने डिग्री?
8 नहीं 180 डिग्री नहीं, 10 डिग्री 12 से नहीं होती। बताओ 1000 डिग्री 360 जो कि ये पूरा सीधा है, इसे हल्की सी ऐसी है। ये थोड़ा झुकी हुई है इसमें, तो ये सीधी नहीं है, ये ऐसी है, ये ऐसी है। जो बादल दिखता वही अर्थ है ऐसे। हमें, वो ऐसे इसके नीचे ही होती ऐसे ही है। घूमती है, हाँ, टेढ़ी घूमती टेढ़ी है। घूमती है। हाँ। ओके, तो सीधी नहीं है। टेढ़ी घूमती नॉर्थ पोल ऐसा है हमारा, है। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, नीचे की तरफ। तो नॉर्थ पोल है, जो नॉर्थ वो होता है ना ध्रुव तारा, नॉर्थ पोल पे ऐसे सीध में होता है टेढ़ा। ओके, अर्थ हमारी ऐसे घूमती है, टेढ़ी टेढ़ी। मैंने देखा ये- है ध्रुव तारा। तो हजार बार देखा है। अब समझो इस बात को, ये मैं क्यों बता रहा हूँ। आपको देखना। हम बात कर रहे हैं उत्तरायण दक्षिणायन की, तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये समझो इस बात को। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये मैंने बताया 4 हिस्से होते हैं, है ना। हमने बताया उत्तरायण कब से कब तक है, 22 दिसंबर से लेकर के और 21 जून तक, ये उत्तरायण हो गया। बीच में ये 23 सितंबर है, ओके, टॉप। और नीचे जो है ये 22 दिसंबर से लेके 20 मार्च होते हुए 20 जून तक, ये दक्षिणायन है। लेकिन मैंने बताया कि अर्थ कैसे नहीं घूम रही है, सर्कल में नहीं घूम रही है। अर्थ कैसे घूम रही है, पैराबोला में। कोई नहीं, गूगल पे निकाल लीजिएगा। तो ये सन है कोने में, ये 21 जून, 11 सितंबर, नवंबर, 21 दिसंबर, 3 जनवरी, 21 मार्च। दिख रहा है सबको? नहीं दिख रहा है। सर मुझे समझ में आया कैसे। ये अर्थ है टेढ़ी घूम रही है, ये डंडी दिख रही है, टेढ़ा है ना। तो ये टेढ़ी घूम रही है, ये ऐसे टेढ़ी टेढ़ी घूम रही है अर्थ सन के चारों तरफ। तो उत्तरायण में क्या होता है, जब सन घूम रहा होता है उत्तरायण में, तो ये जो डिस्टेंस है ये ज्यादा है। ये डिस्टेंस कैसा है, कम है। तो ये डिस्टेंस कौन सा है, ये सर्दियों का डिस्टेंस है। सर्दियों में दिन हम बोलते हैं छोटे होते हैं। क्यों छोटे होते हैं, क्योंकि अर्थ की जो एंगुलर मोशन है वो फास्ट हो जाती है। जब दूर होती है तो धीरे धीरे घूमती है। तो गर्मियों में दिन कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, इसीलिए क्योंकि एंगुलर मोशन क्या हो गया, स्लो हो गया। और सर्दियों में दिन कैसे हो जाते हैं, तो नवंबर से लेकर के और मार्च तक के दिन जो है वो छोटे होते हैं। इसी वजह से होते हैं, क्योंकि अर्थ जो है सन के पास होती है, जल्दी जल्दी मूव करती है और वो थक जाती है। हाँ, जब दूर जाती है तो थक जाती है। फिर वो एक जगह पे रुक जाती है। ठीक है, अब समझ गए, सर्दियों में दिन क्यों छोटे होते हैं, गर्मियों में दिन क्यों बड़े होते हैं। ए लड़की, समझ में आया? सर्दियों में दिन क्या छोटे होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि वो जल्दी भाग जाती है। जल्दी भागता है क्या सर। अबे अर्थ की बात। गर्मियों में दिन बड़े क्यों होते हैं, हैं? अर्थ सन से दूर होती है तो उसका एंगुलर मोमेंटम स्लो हो जाता है। गॉट इट? स्कूल में पढ़ाया ये? नो सर। तो अर्थ की जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, पढ़ाई में नहीं, अर्थ की जो एंगुलर मोमेंटम है वो कैसी हो जाती है, घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि वो सर्कल में नहीं घूम रही है, वो पैराबोला में घूम रही है। पैराबोला क्या होता है, ये मालूम? ओवल शेप। ओवल भी नहीं होता, ओवल तो ऐसे करके होता है, पैराबोला ऐसा होता है जैसे ये दिखाया मैंने। हाँ, एलिप्स, ये जो है ये पैराबोला है ना। इसके जो सेंटर होता है वो यहाँ नहीं होगा, वो थोड़ा इधर गोल। एलिप्स, बिल्कुल पूरा गोल नहीं होगा। थोड़ा सा ओके, थोड़ा तो सा ओवल, थोड़ा सा नवंबर से गोल लेके बन सकते हो। मार्च तक स्पीड कैसी होगी, फास्ट। फास्ट। और मार्च से लेकर के फिर नवंबर तक की स्पीड कैसी होगी, स्लो। और उसमें दिन कैसा होगा, बड़ा। और सर्दियों में दिन कैसा होगा, छोटा। ये क्लियर हो गया। यस सर। उत्तरायण दक्षिणायन क्लियर हो गया। अब हमारे यहाँ पक्ष कितने होते हैं, दो। कौन कौन से, शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, 2 पक्ष होते हैं हमारे यहाँ।
शुक्ल पक्ष वो होता है जिसमें चंद्रमा जो है अमावस्या से बढ़ता है, वो शुक्ल पक्ष हो गया। और कृष्ण पक्ष कौन सा हो गया? जो पूर्णिमा से फिर घटता है, वो कृष्ण पक्ष हो गया। ओके, तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष मिल करके हमारा क्या बनता है? एक महीना, चंद्रमास बोलते हैं इसको। एक चंद्रमास क्या बनता है? एक चंद्रमास। क्लियर? चंद्रमास में पूरा एक अमावस्या लेकर के दूसरी अमावस्या, एक पूर्णिमा से लेकर दूसरी पूर्णिमा तक एक चंद्रमास होता है। तो फिर सूर्यमास क्या होता है? सूर्यमास वो होता है जो चंद्रमास जो आप कह रहे थे ना, वो दूसरा वाला। दूसरा वाला जब सन जो होता है, सन एक दिन में कितने डिग्री घूमता है? एक दिन में 1 डिग्री, एक दिन में 1 डिग्री। तो 30 दिन में वो कितना घूमता है? वो हो गया सूर्य। ओके, वो हो गया सूर्यमा, एक राशि बदल देता है, तो हो गया सूर्यमा। ओके, चंद्रमास सूर्यमास से छोटा होता है। जो तिथि होती है वो चंद्रमास से होती है हमारे यहाँ। चंद्रमास जो होता है वो सूर्यमास से छोटा होता है। चंद्रमास होता है करीब 27 दिन का, 27.5 दिन का, और सूर्यमास होता है करीब 30 दिन का। गॉट इट? तो 365 दिन 6.5 घंटे जो होते हैं वो सूर्यमास के होते हैं, सूर्यमास मिलाकर के होते हैं। और चंद्रमा के हिसाब से अगर देखेंगे तो वो बनेंगे करीब 352 दिन, 10 दिन कम रहेंगे। 365 डेज होते हैं ना एक साल में, वो सूर्यमास के हिसाब से होते हैं। चंद्रमास के हिसाब से होंगे कितने? 352 डेज समथिंग, चंद्रमास के हिसाब से एक साल में। ओके, इस पे आगे बात करेंगे। अभी इतना ही समझो कि सूर्यमास जो है वो 365 दिन का होता है, 6.5 घंटे का, और चंद्रमास 352 दिन का। 352। ये सब तुम्हें स्कूल में कोई नहीं बताने वाला है, ये सब तुम्हें कहाँ मिलेगा? ओके, अच्छा, तो एक महीने में एक शुक्ल पक्ष हो गया, एक कृष्ण पक्ष हो गया। अब साल में ऋतुएं कितनी होती है? कौन कौन सी? साल में ऋतुएं होती हैं 6। कितनी होती हैं? 6 ऋतुएं होती हैं। कितनी ऋतुएं होती हैं? 6। तो अगर साल में 6 ऋतुएं हैं तो एक ऋतु कितने महीने की हुई? 2 महीने की। 2 महीने की एक ऋतु। ओके, तो ऐसे करके साल में कितनी हुई? 6 ऋतु। और साल में अयन कितने हुए? अयन 12। अरे भाई, अभी तो बताया था उत्तरायण दक्षिणायन। अयन तो एक साल में 12 महीने, 12 राशियां, 6 ऋतु, 2 अयन। क्लियर? यानी एक अयन में कितनी ऋतु हो गई? 3 ऋतु, है ना? और महीनों में देखेंगे तो एक अयन, एक ऋतु 2 महीने की। अब ऋतुओं के नाम क्या है? देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले पकड़ो शरद ऋतु। शरद मतलब सर्दी। फिर आ गई हेमंत। हेमंत में थोड़ी ज्यादा सर्दी। शरद होती है बारिश से थोड़ा बाद, और हेमंत होती है नवंबर के आसपास का, है ना? फिर आती है शीत। शीत लहर चलती है 20 दिसंबर के, 15 दिसंबर के बाद से लेकर के जनवरी 10 तक खूब ठंड पड़ती है ना? उसको बोलते हैं शीत ऋतु। ओके, शीत ऋतु के बाद आती है बसंत ऋतु। अभी कौन सा आ रहा चल रहा है? बसंत ऋतु। अभी बसंत पंचमी आई थी, तो बसंत पंचमी कब आती है? बसंत ऋतु। ओके, तो बसंत ऋतु। बसंत के बाद आएगी ग्रीष्म। अब गर्मी आ जाएंगी इसके बाद, होली के बाद गर्मी आ जाएंगी बसंत के बाद, और ग्रीष्म के बाद आ जाएगी फिर वर्षा। ठीक है, तो वर्षा, फिर शरद, हेमंत, शीत, बसंत, बसंत के बाद ग्रीष्म, ग्रीष्म के बाद वर्षा। तो अगर हम ऐसे करें, शहेशी, शहे शीव ग्रीव, शहे शीव ग्रीव, श से शरद, हे से हेमंत,
शहे शी, शी सहसी बा से बसंत, ग्री से ग्रीष्म और फिर वा से वर्षा। शहे शिव ग्रीव, शहे बताओ ऋतु में बताओ। शा से शिशिर, फिर हे से हेमंत, शी से शिशिर, फिर बा से बसंत, ग्री से ग्रीष्म और वा से बताओ। वर्षा। पहले बोलो क्या बोलेंगे? शहे शिव ग्रीव। पहले शरद, शरद शरद पूर्णिमा आती है, बुद्ध पूर्णिमा में बोलते हैं शरद पूर्णिमा आती है ना, तो वो आती कब आती है? सितंबर अक्टूबर के आसपास आती है शरद पूर्णिमा, है ना। तो सबसे पहले आएगी शरद, फिर हेमंत, फिर शीत, फिर वर्षा। हो गया यार? बताओ क्या बोला? शहे कैसे कर रही है? आगे तो बोल। देखो उसको याद हो गया लड़की को, क्या देख रही है फिर यहाँ? केवल मुंडी नहीं हिलानी है, बोलो उस चीज को, बोलने से याद होगा। बोलो क्या है? बता भाई क्या है? बता बता। बोल नहीं पूरा, मुंह खोल पूरा। कितना बड़ा मुंह खुलता है? पूरा मुंह खोल। हाँ अब बता भाई क्या बोलते हैं ये लड़के? बता क्या बोलते हैं? बताओ। हाँ जोर से बोला कर। अगलाती है तो फिर क्या करेंगे? शाह से शरद, फिर हे से हाँ हेमंत, फिर शी से क्या? कहाँ ध्यान है? ध्यान कहाँ है? गधे उनपे ध्यान है क्या? ध्यान कहाँ है? यहाँ तो नहीं है। तुम बताओ शी से। किसे? शी से शाह से शरद, शहे शिव ग्रीव। अब बताओ शुरू से बताओ। हाँ तो अब शुरू से बताओ ऋतुओं का नाम। शरद, हेमंत, शीत, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा। कितनी देर लगी बताने में? ध्यान यहाँ है तो मेरा ध्यान नहीं है, इसलिए तो नहीं याद। जो भी यहाँ बैठे हो ध्यान यहाँ लगाओ, कहीं और ध्यान नहीं होना चाहिए। कहीं और ध्यान नहीं होना चाहिए। तो बताओ फिर इसी बात पे। शहे शिव ग्रीवा बोलो। शहे शिव ग्रीवा। तुम बोलो। शहे शिव ग्रीवा। शहे शिव ग्रीवा। हाँ बताओ शहे शिव ग्रीवा का मतलब। अब तो इतने लोग बता चुके, बताओ कहाँ ध्यान है? हाँ जी। शहे शिव ग्रीवा। हाँ शा से शरद, हेमंत, शीत, वसंत, उसके बाद ग्रीष्म और फिर वर्षा। ध्यान का यहाँ होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ बैठना शरीर से यहाँ नहीं बैठना है, दिमाग भी यही होना चाहिए। दिमाग कहीं और रहेगा तो कोई फायदा नहीं। फोकस क्या होना चाहिए? वेरी गुड लड़के, क्या बात। ठीक है तो अयन हमने पढ़े आज। धरती कैसे घूमती है ये पढ़ा हमने अब, है ना। 2 अयन होते हैं, धरती कैसे घूमती है, उत्तरायण दक्षिणायन क्या होता है, एक साल में कितनी ऋतुएं होती हैं, ऋतुओं के नाम हमने याद किए। ओके अब इसके आगे अगली क्लास। सर कहानी नहीं, श्लोक। पहले श्लोक पहले कहानी। नहीं पहले कहानी। अच्छा श्लोक वाले आप कहो। 1 2 3 4 5 6 कहानी तो कहानी वाले आप कहो। कहानी वाले ठीक है तो फिर श्लोक करते हैं। कौन सा श्लोक किया था पिछली बार?
धराधरेंद्र नंदिनी वाला जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्बलम्बितं भुजङ्गतुण्डमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवर्धमावके Hey, डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयम् चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवं जटातटाः सम्भ्रमत् लिम्पनेधरी विनोदिनीचवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगत् 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 ज्वलत्ताटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे प्रतिक्षणं मम धरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुर स्फुरत्तिगन्तसन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्षधूरिणी निरुद्धधुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेदुवस्तुनि जटाभुजङ्गपिङ्गल स्फुरत्फणामणि प्रभा कदम्बकुङ्कुमद्रव कदम्बकुङ्कुमद्रव प्रलिप्तदिग्वधूमुखे मदान्धसिन्धुरस्फुरस्वगुत्तरीयमेदुरे मदान्धसिन्धुरस्फुरस्वगुत्तरीयमेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तभूतभर्तरि जटाटवी गलज्जल प्रवाहपावितस्थले गलेवलम्बितं भुजङ्गतुण्डमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयम् चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवं जटाकटाः सम्भ्रम साथ साथ गाओ जटाकटाः सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्पनिर्झरि विलोलरी च वल्लरी विराजमानमूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुर स्फुरत्तिगन्तसन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्षधूरिणी निरुद्धधुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेदुवस्तुनि जटाभुजङ्गपिङ्गल स्फुरत्फणामणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमद्रव प्रलिप्तदिग्वधूमुखे मदान्धसिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीयमेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तभूतभर्तरि अभी तो गाया अब क्या उतरी है अभी जैसे ही भाषा आएगा जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्बितं भुजङ्गतुण्डमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयम् कालचन्द्रताण्डवं तनोतु नः शिवः जटाकटाः सम्भ्रमं ब्रह्मण्डलिम्पनिर्झरि विलोलवीचवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगत् 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 ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतिक्षणं मम धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुर स्फुरत्तिगन्तसन्तति प्रमोदमान मानसे कृपाकटाक्षधूरिणी निरुद्धधुर्धरापदि क्वचित् दिगम्बरे मनो विनोदमेदुवस्तुनि जटाभुजङ्गपिङ्गल स्फुरत्फणामणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमद्रव प्रलिप्तदिग्वधूमुखे मदान्धसिन्धुरस्फुरत्वगुत्तरीयमेदुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तभूतभर्तरि ऐसे इस स्पीड तक में गा लेना है ओके जटाटवी गलज्जल प्रवाहपावितस्थले गलेवलम्बितं भुजङ्गतुण्डमालिकां शाबाश शाबाश लगे शाबाश वेरी नाइस ध्यान देने लग गया हां ध्यान देने लगे उसको पेरेंट देने ठीक है अब घर जाके याद कर लोगे वीडियो सुनो इंटरनेट से निकालो इंटरनेट से बहुत सारे मिल जाएंगे शिवतांडव स्तोत्र वहां से सीखो
मुझे ओके, उनके साथ गाने की कोशिश करो मुझे और तो केवल मुंडी अपना मुंडी मत फोन लाओ यूज करके, जुबान में लाओ, पूरे में नाचती रहेगी ये बस, बोलेगी नहीं। लड़कियां तांडव नहीं करती हैं। शिव तांडव कौन करता है? शिव जी। पार्वती जी क्या करती हैं? हैं? पार्वती जी क्या डांस करती हैं? पार्वती जी डांस करती है, उसका नाम क्या है? कथक। नहीं, पार्वती जी डांस करती हैं, उसका नाम है लास्य। शिव जी करते हैं तांडव और पार्वती जी करती हैं क्या? लास्य। सारी लस्सी बोल रहे हैं। ये लगे पेनी का नहीं नहीं, हम शिव तांडव क्या है? शिव तांडव जो है शिव जी करते हैं और पार्वती जी क्या करती हैं? लास्य। अब स्टोरी शुरू करें, कहानी है आज की। तो दमनक ने कहा पिंगलक से कि भैया रे, जिसमें बुद्धि है उसी में बल है, जिसमें बुद्धि नहीं है उसमें बल चाहे कितना भी हट्टा कट्टा हो, अगर बुद्धि नहीं है तो क्या नहीं है उसमें? कोई बल नहीं है उसमें। बुद्धि वाले के पास ही बल होता है ना। तुम्हें नहीं पता कैसे एक खरगोश ने एक शेर को मार दिया था, है ना? तो कर्टक ने बोला, कर्टक ने पूछा ये कौन सी कथा है? ये लड़के इधर ध्यान दो। तो कर्टक ने दमनक से पूछा ये कौन सी कथा है? तो दमनक ने कहा कि एक जंगल में एक शेर था और वो शेर जो बड़ा दुष्ट था। वो क्या करता था, उसमें ताकत तो थी, तो जानवरों को मारता रहता था और खाता एक था मारता चार था। से दूर खाता एक जानवर था, मारता चार जानवर था, क्योंकि वो शेर था, ताकत दिखानी थी उसको, जंगल में डर बनाना था, तो मारता जाता था और खाता एक था खाली। तो इससे बाकी जो जानवर थे वो सारे डर गए। उन्हें लगा कि भैया ये तो सारे जंगल को खाली कर देगा, ऐसे मार मार के सबको, सब मर जाएंगे ऐसे तो एक दिन, कुछ टाइम बाद सारे जानवर मर जाएंगे। तो उन्होंने आपस में एक मीटिंग की, भाई साहब आप इससे दूर रहे, आप भी दूर रहे। तो सारे जानवरों ने क्या किया, एक मीटिंग की और मीटिंग करके सारे आपस में डिस्कशन करके शेर के पास पहुंचे और शेर के पास जाकर के उससे बोले कि हे महाराज, आप सारे जानवरों को मार रहे हो, इससे तो एक टाइम पे सारे जानवर खत्म हो जाएंगे। उससे अच्छा तो ये है कि हम लोग रोजाना आपके पास एक जानवर भेजते रहे, आप उसी को खा लेना और अपनी भूख मिटा लेना, बाकी जानवर तो बच जाएंगे कम से कम, है कि नहीं? जंगल तो खत्म नहीं होगा। राजा का काम क्या है? राजा को प्रजा की सेवा करनी चाहिए, प्रजा की हेल्प करनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि प्रजा को ही मार दे सारी को, प्रजा को मार देगा तो फिर राजा क्या बात का? तो प्रजा, राजा का काम है प्रजा की सेवा करना, है ना। जैसे किसान जो है बीज डालता है, बीज के बाद उसमें पानी डालेगा, धूप लगाएगा, बारिश से करेगा, उसकी सेवा मतलब कीड़ों से बचाएगा, तभी जाके फसल आती है उसमें, है ना। उसमें फ्रूट्स आते हैं, कुछ और आता है, तब जाके उनको खाता है। तो एक टाइम तक तो उसको पालना पड़ता है ना, पौधे को पालना पड़ता है, तब जाके वो फ्रूट्स देता है। ऐसी प्रजा को जब आप पालोगे तभी तो उसमें से कुछ निकाल के खा पाओगे। तो प्रजा को पालो पहले, प्रजा को मारो नहीं, है ना। तो ये उन्होंने समझाया कि जो चीज सही समय पे होती है उसको प्राप्त करना चाहिए, है ना। जैसे फ्रूट्स आते हैं पेड़ में, धीरे धीरे आते हैं, ऐसे ही राजा को भी प्रजा से उसी हिसाब से टैक्स लेना चाहिए। भाई ये मारना जो है टैक्स ही एक तरीके का, अपना खाना तो खाना ही है शेर को, तो टैक्स ले ले उसको। अभी जो हम टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, तो हम कमाते हैं, गवर्नमेंट जो टैक्स लेती है फिर देश को आगे बढ़ाती है ना। लेकिन टैक्स ऐसे ना ले कि भैया मैंने 100 रुपए कमाए, 80 रुपए गवर्नमेंट ने ले लिए, तो मेरे पास क्या बचा? मेरे पास कुछ नहीं बचा। तो टैक्स ऐसा होना चाहिए कि मुझे पता भी ना चले और टैक्स भी कट जाए। 100 रुपए में से 5 रुपए ले ले, 7 रुपए ले ले, तो ठीक है। 100 में से 50 रुपए का गवर्नमेंट ले लेगी तो मेरे पास क्या बचेगा? समझे? तो ऐसे तो जनता बेकारी हो जाएगी। अगर जनता बेकारी होगी तो फिर आगे टैक्स कहां से मिलेगा? तो ये बात सारे जानवरों ने उस राजा से कहा। बोले जो राजा प्रजा से ज्यादा टैक्स लेता है, आप एक मार रहे हो, चार मार रहे हो और खा एक रहे हो, मतलब टैक्स आप ज्यादा ले रहे हो। तो जो राजा प्रजा से ज्यादा टैक्स लेता है वो राजा क्या होता है? खत्म हो जाता है। क्यों खत्म हो जाता है? क्योंकि उसकी प्रजा ही खत्म हो जाती है। प्रजा के पास ही टैक्स देने लायक पैसे नहीं होते, तो प्रजा भी खत्म हो जाती है, तो राजा भी खत्म हो जाता है। तो राजा कैसा होना चाहिए? प्रजा का सेवी होना चाहिए।
तो आप जो है रोज एक जानवर आपके पास आएगा, आप उस एक जानवर को खाना, बाकी जानवरों को आप छोड़ देना, है ना। इससे क्या होगा कि बाकी के जानवर बच जाएंगे। शेर ने कहा ठीक है, आइडिया तो ठीक है, रोज एक जानवर मेरे पास आना चाहिए। जिस दिन मेरे पास जानवर नहीं आया उस दिन मैं सबको मार दूंगा, पूरे जंगल खाली कर दूंगा एक ही दिन में। सबने कहा हाँ प्रभु, आपके पास रोज एक जानवर आ जाएगा। ठीक है, सारे जानवर वहां से चले गए। अब जिसकी फैमिली में कोई बड़ा बूढ़ा होता है या जिसकी बीवी मर गई होती है या कोई घर छोड़ के चला जाता है, ऐसा एक जानवर रोज उसके पास आ जाता है कि भैया महाराज आप हमें खा दो। हाँ मेरे को पता है रैबिट ने शेर को कैसे मारा था। बहुतों को पता है, लेकिन मैं आपको दूसरे तरीके से सुनाऊंगा। उसने शेर को कुएं में दिखाया था, तो शेर ने उसी को मारने के चक्कर में वो कुएं में गिर गया। अभी वही स्टोरी मैं सुना रहा हूँ। तो आपको टैक्स के बारे में पता चला, आपको ये पता चला गवर्नमेंट को टैक्स कैसे लेना चाहिए। ये बात आपकी स्टोरी की कहानी में नहीं थी, इसलिए ये कहानी मैं दोबारा सुना रहा हूँ डिफरेंट तरीके से। ओके, तो रोज एक जानवर जो है आ रहा था। अब एक बार एक खरगोश का नंबर आया। खरगोश तो होता छोटा सा, वो डर के मारे धीमे 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 जाए और सोचता जाए कि कैसे शेर से चक्कर छूटे, कैसे सबकी जान छूटे शेर से। भाई साहब क्या कर रहे हैं आप, इसको छोड़ दीजिए, आप इसकी जान मत दीजिए बेचारे की। शेर से कैसे सबकी जान छूटे ये सोचता वो खरगोश धीरे 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 शेर के पास जाने लगा। काफी लेट हो गया, आइडिया सोचते 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 हुए शेर के पास पहुंचने हो गया लेट। शेर को लग रही थी भूख। जब शेर ने देखा कि मेरे पास कौन आया, छोटा सा खरगोश, तो शेर ने उसको धमकाया, क्यों बे, एक तो तू इतना सा, वो भी इतना लेट आया है? और अब इतने से को खा के मेरी क्या पे ऊपर रहेगी, मेरा तो इतना तेज भूख लग रही है मुझे, लेट कैसे हो गया तू। तो बोलता है कि प्रभु मैं लेट नहीं हुआ, मेरे को एक गड़बड़ हो गई। अच्छा, इस खरगोश ने क्या किया था, रास्ते में कुएं को, तो उसके दिमाग में आइडिया आ गया था। क्या देख लिया था, कुआं, तो उसके दिमाग में आइडिया आ गया था। बोलता महाराज मैं लेट नहीं हुआ, हम तो सब बहुत छोटे जानवर हैं, तो अब बाकी लोगों ने कहा कि एक खरगोश से राजा का पेट नहीं भरेगा, तो कम से कम 4 खरगोश भेजो। तो हम 4 खरगोश आ रहे थे रास्ते में, 4 खरगोश आए थे रास्ते में, तो रास्ते में मिला हमको एक शेर, दूसरा शेर मिल गया। और वो शेर बोला कि अबे तुम लोग कहाँ जा रहे हो चारों के चारों। तो हमने कहा कि हमारे राजा भूखे हैं, हम उनकी भूख मिटाने के लिए जा रहे हैं। उसने कहा इस जंगल का राजा तो मैं हूं, ये कौन सा दूसरा राजा आ गया। और ये कह के उसने बाकी के 3 खरगोशों को खा लिया और बोला कि तू अकेला जा और दूसरे राजा को बोल के आ कि मैं यहाँ बैठा हूँ, देखता हूँ मेरे रहते कौन राजा है, उसको बुला के ला, हम दोनों में युद्ध होगा, जो जीतेगा वही जंगल का राजा होगा। तो इस चक्कर में मैं आपको बताने आया हूँ महाराज कि वो दूसरा शेर आपका इंतजार कर रहा है, युद्ध करना चाहता है आपसे। तो राजा बोला क्या बात कर रहा है, इस जंगल में एक और राजा है। तो हाँ महाराज एक और राजा है, और आप तो यहाँ से खुले में रहते हो, वो किले में रहता है। किला बहुत जरूरी होता है राजा के लिए, है? किले में बैठ करके एक सैनिक 100 सैनिकों को मार सकता है। मार सकता है नहीं मार सकता, चुपके किले में बैठ के ऊपर से मारता है नीचे की तरफ। किले में बैठ करके एक सैनिक 100 सैनिकों को मार सकता है, इसलिए किला बहुत जरूरी होता है सर। और उसके पास किला है, आपके पास किला नहीं है। किले की वजह से उसकी ताकत और ज्यादा है आपसे, और वो किले में छुप के रहता है। अच्छा, आप में से चेस किस किस को आती है? चेस आती है, शतरंज बहुत अच्छे से आती है। तो चेस में किला बनाने आता है तुमको? यस सर। चेस में किला बनाया जाता है, आगे सैनिक रहते हैं। यस। वो किला किस लिए बनाया जाता है? राजा को बचाने के लिए, सिपाही आगे, सिपाहियों को आगे, फिर उसको किला को और तरीके से बनाया जाता है ना, घोड़े वगैरह निकाल के, है ना। तो किला क्यों बनाया जाता है? इसलिए बनाया जाता है राजा को बचाने के लिए। तो उसने कहा कि महाराज किला जो है, किला बहुत इंपॉर्टेंट है। किला, उस राजा के पास किला है, आपके पास किला नहीं है। तो शेर बोला तू उसकी चिंता मत कर, वो तो मैं देख लूंगा, लेकिन मुझे उस शेर के पास ले चल, कौन है इस जगह पे दूसरा शेर, मैं भी तो देखूं। जिंदगी में 3 चीजों को तुरंत खत्म कर देना चाहिए। क्या बोला खरगोश से? जिंदगी में 3 चीजों को तुरंत खत्म कर देना चाहिए। कौन कौन सी 3 चीजें? बोला पहला शत्रु, अगर कोई शत्रु हो सबसे पहले खत्म कर दो उसको। दूसरा रोग, कोई बीमारी हो जाए, खांसी आ रही है,
छींक आ रही है, बुखार हो रहा है, तो लोग क्या करते हैं, हाँ ठीक है दिखा लेंगे डॉक्टर को, बाद में देख लेंगे। क्या? जब ज्यादा हो जाता तब दिखाने जाते हैं। सही होता है। जब रोग बीमारी छोटी हो तभी उसको खत्म कर दो, नहीं तो क्या होगा, बीमारी अंदर अंदर बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी तो फिर अंदर अंदर रोग जमा लेगी, जड़ जमा लेगी, फिर ठीक होने में टाइम लेगी। जहां 2 दिन में ठीक हो जाती है वहां हो सकता है 2 महीने लग जाए ठीक होने में, है ना। तो शत्रु को तुरंत खत्म करे, बीमारी को तुरंत खत्म करे, और तीसरी चीज किसको खत्म करे जल्दी, गुस्सा। कर्जे को। अगर किसी से कर्जा ले रखा है तो जल्दी से जल्दी उस कर्जे को चुका दे। अगर कर्जा समय से नहीं चुकाया तो कर्जा क्या बन जाएगा, जी का जंजाल बन जाएगा। जी का जंजाल क्या बन जाएगा, जी का जंजाल। जी का जंजाल मतलब खत्म भी नहीं होगा और तुम्हारी अस्ती भी कर देगा। तो कर्जा, बीमारी और शत्रु, इन तीनों को तो तुरंत नाश कर देना चाहिए। इसलिए तू मुझे दिखा कौन सा शेर है, वो मैं बताता हूँ उसको। बोला महाराज अगर खांसी ज्यादा रही हो तो तुम डॉक्टर के पास ले जाओ। हाँ, जरा सी बीमारी हो तो डॉक्टर के पास भागो। तो बोला महाराज मैं आपको ले तो चलूंगा, लेकिन वो किले अंदर छुपा होगा, आपको उसे किले में अंदर घुस के मारना पड़ेगा। तू चिंता आपको कर रहा है उसकी, वो तो मैं देखूंगा, तू मुझे लेके चल, कहाँ है वो दूसरा। खरगोश उसको आगे आगे चला, शेर पीछे पीछे चला, और खरगोश उसको एक कुएं के पास ले गया जो पानी से भरा हुआ था। बोला महाराज मैं तो इस किले में नहीं जाऊंगा, आप ही देखो मुड़े पे जाके, वहां अंदर घुसा हुआ छुपा हुआ बैठा है अंदर। तो शेर जो है वो गया कुएं की पे, उसने अंदर झांका, तो अंदर झांका तो उसे क्या दिखा, अपना चेहरा, अपना परछाई दिखी पानी में। तो उसे क्या लगा कि दूसरा शेर है, क्योंकि शेर ने तो कभी देखा नहीं था चेहरा अपना। तो शेर को क्या लगा कि दूसरा शेर है। शेर जोर से दहाड़ा, तो नीचे से भी वो दहाड़ा, कुएं में आवाज इको होकर के वापस आई, तो वो भी दहाड़ा नीचे से। अब उसको लगा ये तो बड़ा भारी शेर है भाई, है मैं दहाड़ा रहा हूँ ये भी दहाड़ रहा है अंदर से। अंदर क्या दहाड़ रहा है, बाहर निकल के आ। तो जैसे उसने ऐसे इशारा किया बाहर निकल गया, तो नीचे से भी इशारा ऐसे हुआ अंदर निकल गया। उसने बड़ा गुस्सा आया, कहा ठहर अभी वहीं पे, मैं आके तुझे बताता हूँ। और शेर ने क्या किया, अंदर कूद गया, छलांग लगा दी कुएं में, और पानी में घुस गया। अब कुएं से बाहर कैसे आए, ऊपर खरगोश आ गया। खरगोश के सारे जानवरों को बुला दिए, गाँव जितने भी जंगल के जानवर थे, कि देखो जानवरों ये आज शेर का काम तमाम हो गया, अब किसी को रोज रोज जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए भैया मैं आपसे कहता हूँ कि जिसमें बुद्धि है उसी में असली ताकत है। अगर शरीर से कमजोर है, छोटे बड़े से कुछ नहीं होता, ताकत से कुछ नहीं होता। अगर बुद्धि है तो छोटे से छोटा आदमी भी बड़े से बड़े आदमी को हरा सकता है। ये सुन करके दमनक बोला कि भाई बात तो तुम सही कर रहे हो, तुम में बुद्धि तो है, तुम कुछ ना कुछ इसका बैल की और शेर की दोस्ती का कुछ इलाज तो कर सकते हो, इतनी अकल तो तुम में है। तो मैं तुम्हें बोलता हूँ कि तुम राजा के पास जाओ और जो तुम्हें ठीक लगे कैसे भी करके उनकी दोस्ती खत्म कराओ। उसने कहा ठीक है भैया, अब आप मेरा कमाल देखो। वो गया शेर के पास, और शेर के पास जाकर के बोलता है महाराज की जय हो। क्या बोलता है, महाराज ये जो आपका मित्र पिंगलक बैल है बड़ा दुष्ट है, क्या बक रहा है। हाँ महाराज, इसने मुझे अकेले में ले जाके बताया कि वो आपको गद्दी से हटाना चाहता है, वो आपको मारना चाहता है, और ये मुझसे कह रहा था कि मैं उस शेर को मार दूंगा और मारने के बाद तुझे क्या बना दूंगा, मंत्री बना दूंगा तुझे। तो महाराज मैं तो आपका सेवक हूं, इसलिए आपको बताने आ गया, बाकी आपके आगे इच्छा जो आपको ठीक लगे वो कीजिए। तो शेर ने सोचा कि भाई ऐसा तो हो नहीं सकता, वो तो मेरा बहुत अच्छा मित्र है, वो ऐसा क्यों करेगा, वो मुझे क्यों मारेगा, वो तो अच्छी अच्छी बातें करता है, अच्छे अच्छे काम करता है, पूरे दिन मेरे साथ रहता है, वो ऐसा क्यों करेगा, और मुझे भी उससे बड़ा प्रेम है, मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे चीटिंग करेगा, मुझसे लड़ाई करेगा। तो दमनक बोला स्वामी नौकर हमेशा नौकर नहीं रहता। क्या बोला, नौकर हमेशा नौकर नहीं रहता। नौकर के दिमाग में भी ये चलता रहता है कि कैसे जल्दी अमीर हो जाऊं, है ना। तो राजा के यहाँ अगर सेवक है तो वो भी सोच रहा है कि मैं कैसे राजा बन जाऊं जल्दी, ये चलता रहता है महाराज। इस चक्कर में मत रहना, लक्ष्मी की इच्छा तो सब करते हैं, कौन नहीं करता लक्ष्मी की इच्छा। तो पिंगलक कहता है हाँ, कोई भी नहीं करता। शेर बोला ऐसा है कि यार मेरा मन नहीं मानता कि संजीवक ऐसा कर सकता है, मैं नहीं मानता। बोलता महाराज एक बात बताओ, आप मांस खाने वाले,
वो है घास खाने वाला। आपके नाखून इतने बड़े बड़े और उसके पैरों में खुर देखो, कोई मेल मिलाप है किसी का? दोस्ती बराबर वालों में होती है। आप बताओ, आपने उससे किस लिए दोस्ती कर रखी है? आपने अगर उससे इसलिए दोस्ती कर रखी है कि भाई मैं इसको शिकार पे लेके जाऊंगा, ये मेरी हेल्प करेगा, अपने सींगों से मेरे शत्रुओं को मार देगा, तो महाराज वो तो घास खाने वाला जानवर है, वेजिटेरियन है, वो आपकी क्या मदद करेगा? वो तो आपकी कोई मदद ही नहीं कर सकता। तो फिर उससे दोस्ती रखने से लाभ क्या है आपका? आप बताओ। तो वो तो हो नहीं सकता। तो पिंगलक शेर बोला कि अभी तुम मुझसे कह रहे हो कि वो मुझसे द्रोह रखता है, मुझे मारना चाहता है, पर एक दिन तुम ही मुझे उसको मेरे पास लेकर के आए थे, तब तो तुम बड़ी तारीफ कर रहे थे कि ये बड़ा अच्छा है और ये शंकर जी का बैल है, शंकर जी का वाहन है, इससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। तब तो आप बड़ी बड़ी बात कर रहे थे, और तुम्हारे कहने पे मैंने उसको अपने यहाँ रख लिया, और अब तुम मुझसे कह रहे हो कि मुझे मारना चाहता है। मेरी बात, मैं तो ये बात नहीं मान पा रहा। तो बोला कि महाराज आप एक बात बताओ, जिसकी संगति जैसी होती है वो वैसा ही बन जाता है। जिसकी संगति जैसी होती है वो वैसा ही बन जाता है। गुंडे के साथ रहोगे तो कैसे बन जाओगे? और होशियार के साथ रहोगे तो कैसे बन जाओगे? बदमाश के साथ रहोगे तो कैसे बनोगे? तो ये हमें डिपेंड करता है कि हमें किसके साथ रहना है, किसके साथ हमें नहीं रहना है। बोला महाराज आप मांस खाने वाले थे, उसकी संगति में रह करके आप भी घास खाने जैसे काम कर रहे हो, आप शिकार पे नहीं जाते हो। आपके परिवार में लोग भूखे मर रहे हैं, सब लोग ये सोचते रहते हैं कि महाराज जाएंगे कुछ शिकार करके लाएंगे, महाराज जाते ही नहीं है शिकार करने, महाराज का पील लाते रहते हैं उसके साथ बैठे बैठे। तो महाराज आप अपना धर्म भूल रहे हो, आपका धर्म है शिकार करना। ऐसे तो अगर आप कुछ टाइम और शिकार करने नहीं गए तो आप शिकार करना ही भूल जाओगे उसकी संगति में रह के। फिर क्या होगा? फिर आप जानवर पकड़ नहीं पाओगे, आप खुद ही भूखे पड़ जाओगे कुछ टाइम बाद। तो राजा बोला कि अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, मैंने तुम्हारी बातों के लिए उसको अपने पास रखा, वो मेरा प्रिय है, उस पर मुझे कोई नाराजगी भी नहीं है, तो उसे क्यों मारूं? मेरे हिसाब से तो जिससे तुम प्रेम करते हो उसको नहीं छोड़ना चाहिए। माता पिता से हम क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, ना छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए, है ना? तो जिससे प्रेम करते हो उसको तो मेरे हिसाब से नहीं छोड़ना चाहिए। और उपकारियों का उपकार करने में कौन सी साधुता है? जिसने तुम्हारे ऊपर एहसान किया हो उस पर तुमने कोई एहसान कर दिया, कौन सा बड़ा काम किया? बड़ा काम तो तब है जिसने तुम्हारे साथ बुराई की हो और तुम उसके साथ क्या कर दो? अच्छा ही कर दो, तब है बड़ा काम। तो ये है साधुता। तो उस बैल ने भले ही मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं किया है तो भी मैं उस पर अपनी कृपा रखता हूँ, मैं उसको मारना नहीं चाहता हूँ, है ना? तो इसलिए भले ही वो मुझसे दुश्मनी रखता हो, भले ही मुझे मारना चाहता हो, मैं उसे मारने की इच्छा नहीं रखता। धनक बोला महाराज इन घास भोजियों के साथ रह रहे के ना आपकी तो बुद्धि ही घास भोजी जैसी हो, आप भी घास खाने लायक ही काम कर रहे हो। जंगल जाना छोड़ दिया है, शिकार करना छोड़ दिया है, घर में बीवी बच्चे भूखे मर रहे हैं, उनकी चिंता नहीं है आपको। किसकी चिंता हो रही है? एक घास खाने वाली की चिंता हो रही है, बैल की चिंता हो रही है, घर को नहीं देख रहे हो, है? सही कहा है किसी ने कि जो जिसके साथ रहता है वो वैसा ही बन जाता है। आप भी शिकार करना जल्दी ही भूल जाओगे। मैंने तो ये भी सुना है कि तवे के ऊपर जो गर्म पानी की बूंद होती है, जो ठंडे पानी की बूंद होती है, वो क्या हो जाती है? गायब हो जाती है, भाप बन जाती है तुरंत। यस सर। और वही पानी की बूंद कमल के पेड़ पत्ते पे गिरे तो कैसी हो जाती है? मोती जैसी चमकती है। मोती जैसी। और वही पानी की बूंद समुद्र में जाए तो सीपी बन जाती है, सीपी मोती बन जाती है सीपी में जाके, है ना? तो पानी की बूंद तो एक ही है, लेकिन संगत में आने से उसका असर अलग अलग है। जब तवे पे गिरी तो भाप बन गई, कमल के पत्ते पे गिरी तो चमकने लग गई, और सीपी में गिरी तो मोती बन गई। तो असर किसका है? पानी की बूंद का नहीं है, असर है संगति का। तो आप लोगों को किसकी संगति करनी चाहिए? अच्छे लोगों की। क्लास के टॉपर्स के साथ संगति करनी चाहिए, बैक बेंचर्स के साथ संगति नहीं करनी चाहिए। चाहे समझ में आए चाहे नहीं आए, रहो उनके साथ। धीरे 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 आप में भी उतनी बुद्धि आने लग जाएगी। और बदमाशों के साथ रहोगे, क्लास छोड़ोगे, उल्टी सीधी बातें करोगे, उन पिक्चरों की बातें करोगे, तो तुम्हारी बुद्धि भी कैसी बन जाएगी? उन बेवकूफों जैसी बन जाएगी। उन बेवकूफ जैसे। पानी की बूंद का एग्जांपल दिया ना उसने, कितना अच्छा एग्जांपल दिया पानी की बूंद का, कि पानी की बूंद 3 अलग अलग जगह जा करके 3 अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है। वो उसके अंदर दिमाग चल जाएगा उसका ही, है ना? इसीलिए सब संगति का असर है। इसीलिए साधु लोग जो होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं,
वो कैसे लोगों की संगति नहीं करते? नीच लोगों की संगति नहीं करते। इसीलिए नहीं करते क्योंकि नीच के साथ रहेंगे तो कैसे बन जाएंगे? खुद भी नीच बन जाएंगे। साधु लोग किसकी संगति करते हैं? साधुओं की ही संगति करते हैं। अच्छे लोग अच्छे लोगों से ही दोस्ती करते हैं। बड़े लोग बड़े लोगों से ही दोस्ती करते हैं। बड़े लोग छोटे लोगों से दोस्ती नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि नहीं तो वो भी वैसी हो जाएंगे, उनकी भी सोच भी वैसी हो जाएगी छोटी। मेरे पापा बड़े से दोस्ती करते हैं। तेरी बात नहीं हो रही है लड़की, ठीक है? तो और महाराज एक बात और बता दूं आपको, आप बार बार मुझसे कह तो रहे हो कि मैं उस बैल को नहीं मारना चाहता, मैं उस बैल को नहीं मारना चाहता, वो तो मेरा दोस्त है। पर जिसका स्वभाव नहीं जानते हो उसको अपने यहाँ नहीं रखना चाहिए, नहीं तो ठीक वैसा ही होता है जैसा उस खटमल के चक्कर में वो मंद विसर्पणी मारी गई। तो शेर बोला ये कौन सी कथा है? तो दमनट ने कहा महाराज ये वाली कहानी तो मैं अगली क्लास में सुनाऊंगा। ठीक है, ये वाली कहानी तो मैं बाद में सुनाऊंगा, अगली क्लास में सुनाऊंगा। खटमल जैसे खरगोश ने शेर को मार दिया, ऐसे ही खटमल के चक्कर में एक सर्पणी मर गई। ठीक है, हाँ ओके। ऐसे हो गया है। तो अभी हमने कितनी कहानियां सुन ली पंचतंत्र में अभी तक? बैल और शेर की चल रही थी, उसके बीच में कितनी सारी कहानियां सुन ली हमने? 8-10 कहानियां से ज्यादा सुन ली हमने, है ना? अभी ये पहला खंड चल रहा है पंचतंत्र, अभी इसके अलावा 5 खंड और है ना? ठीक है, समझ में आ रही है कहानी? चलो वेरी गुड। चलो तो ये हो गई आज की क्लास, है ना? बहुत सारी अब हम कहानी बचे हैं ना? अभी बहुत सारी कहानी बची है, अभी मैं सारी कहानी सुनाऊंगा आपको। ठीक है, अब हम क्लास का फीडबैक लेंगे। यही बच्चा हर रोज के लोगों वाले नहीं। ठीक है, जो लोग ऑनलाइन है उनको क्लास कैसी लगी वो अपना फीडबैक जरूर दें। सीख लेंगे, है ना? उनको क्लास कैसी लगी वो जरूर बताएं, आपके फीडबैक का वेट रहेगा। थैंक यू।